डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। यानी कि आपको ऐसे भी नकारात्मक लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि यह काम आप नहीं कर सकते हैं, तो आप वही काम करके दिखाइए क्योंकि वह आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। जो लोग कहे कि यह काम तुम नहीं कर सकते हो और वही काम करने में जो मजा है वह और किसी में नहीं है। तो फ्रेंड्स, अपने जीवन में अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर भागिए, और तब तक भागिए जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। वह आप एग्जाम की तैयारी शुरू कर दिए होंगे, यह ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपका मैट्रिक परीक्षा खत्म हो चुका है तो आप शुरू कर दिए होंगे। तो नए सिरे से जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं पढ़ाई कीजिए, 400 प्लस मार्क्स आपके जरूर आएंगे, बशर्ते कि आप अच्छे से वही प्रश्न पढ़िए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी क्लास 10th का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यह आपका चैप्टर 1 से यानी जैव प्रक्रम पोषण पार्ट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इससे बाहर आपके पेपर में भी नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? आंसर, जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी काम करने के लिए, टूटे फूटे को रोकने के लिए, शरीर के विकास के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। इसीलिए जीवों के लिए पोषण क्या है? अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, परपोषण से आप क्या समझते हैं? वह कितने प्रकार के होते हैं? चलिए पहले तो परपोषण किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, उसको देख लेते हैं। वे जीव जो स्वपोषियों एवं अन्य सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किससे? स्वपोषियों से और अन्य सजीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। परपोषियों का जीवन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष रूप से स्वपोषियों पर ही आधारित होता है। अब यहां आपका कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं: परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये देखिए आपका, ये रहा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्लोरोफिल के साथ सूर्य के प्रकाश में, तो क्या आपका आ गया? आपका C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये आपका रहा उदाहरण। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? आंसर क्या होगा? आंसर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ये अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है? स्वपोषी व विषमपोषी में निम्नलिखित अंतर है। तो चलिए मैं आपको पहले स्वपोषी बताता हूं। स्वपोषी पोषण यह केवल हरे पौधों में होता है। स्वपोषी जो है पोषण वह केवल हरे पौधों में होता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल की आवश्यकता है एवं जल आवश्यक है। नंबर 3, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपसे स्वपोषी विषमपोषी का अंतर के अलावा पूछे किसे कहते हैं या इसके बारे में बताइए, तो आप ये लिख देंगे स्वपोषी का। अब देखिए विषमपोषी। विषमपोषी यह हरे पौधे के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होती है, जबकि वो सिर्फ हरे पौधों में था। नंबर 2, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक नहीं है, जबकि स्वपोषी में आवश्यक था। नंबर 3, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, उसमें नहीं होती है और इसमें पाचन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। यकृत के कार्यों को लिखे, यानी लीवर के कौन कौन से कार्य हैं? तो यकृत के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, यकृत पित्त रस का स्राव करता है जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। यकृत पित्त रस का स्राव करता है जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, यकृत अनावश्यक एमिनो अम्ल को विघटित कर अमोनिया बनाता है जो CO2 के साथ संयोग कर यूरिया बनाता है। नेक्स्ट, यकृत ग्लाइकोजन का संचय करता है। किसका? ग्लाइकोजन का संचय करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, मृत जीवी पोषण किसे कहा जाता है? आंसर, कुछ कवक जैसे कि मशरूम, ईस्ट आदि मृत वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ कवक कौन कौन? मशरूम, ईस्ट मृत वस्तुओं से, मरे हुए वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मिट्टी भी मृत जानवरों का मांस खाता है। इन सब को हम मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी या मृत जीवी पोषण। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं? आंसर क्या होगा आपका? वैसे प्राणी जिसमें प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है, प्राणी संपोषी कहलाता है। इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार का लक्षण अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, परजीवी पोषण क्या है? आंसर, जब कोई जीव किसी अन्य जीव से उसके शरीर के भीतर अथवा बाहर रहते हुए अपना पोषण प्राप्त करता है। जब कोई जीव किसी अन्य जीव से उसके शरीर के भीतर, क्या है? उसके शरीर के भीतर और बाहर रहते हुए अपना पोषण प्राप्त करता है, तो उसे हम परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। आंसर, मनुष्य के आहार नाल के भाग कौन कौन है? मुख, आमाशय जिसको नेक्स्ट ग्रहणी जिसको हम बोलते हैं पक्वाशय, उसके बाद छोटी आंत जिसको बोलते हैं क्षुद्रांत एवं बड़ी आंत। अब चलिए विस्तार से इसको देखते हैं क्योंकि यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मुख यानी मुंह, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहा में होता है। यहाँ ठोस भोजन को दांतों की सहायता से महीन टुकड़ों में बदला जाता है। इसी समय लार में पाया जाने वाला टाइलिन या लार एमाइलेज नामक एंजाइम भोजन के कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है।
नेक्स्ट है आपका अमाशय। अमाशय अमाशय की आंतरिक भित्ति में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियां जठर रसों का स्राव करती है। किसकी? जठर रसों का स्राव करती है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। रेनिन दूध की प्रोटीन को पचाता है, अतः यह केवल बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रहणी, जिसको हम कहते हैं पक्वाशय। क्या कहते हैं? पक्वाशय। मुख्य रूप से ग्रहणी। अमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में पहुंचती है, जहां क्षारीय माध्यम में पाचन क्रिया होती है। पित्ताशय से निकलकर पित्त नामक जीवाणुनाशक क्षारीय द्रव ग्रहणी में भोजन से मिलकर उसे क्षारीय बनाता है। किससे मिलकर? भोजन से मिलकर उसे क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट, छोटी आंत। इसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहां छोटी आंत की गति के कारण अधपका भोजन लेई के रूप में परिवर्तित हो जाता है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य अंगुलियों जैसे उभार होते हैं, दिखाई देते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। रसांकुरों के बीच बीच में आंतरीय ग्रंथियां भी होती है, जो पाचक रसों का स्राव करती है। नेक्स्ट, बड़ी आंत। बड़ी आंत में केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है, जिसके बाद अनपचा भोजन, यानी जो न पचा हुआ भोजन है, सो मल के रूप में त्याग दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी बनते थे इस पाठ से वो मैंने आपको बता दिया। सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप फेयर करें, कॉपी में लिखिए और उससे याद कीजिए। इससे क्या होगा? आपका शुद्धि भी ठीक होगा और याद भी होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके जरूरत का वीडियो आपको उपलब्ध करा रहा हूं, तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।